हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं है, बल्कि आज आपको इसका मॉक टेस्ट करवाने वाले हैं। यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका आज आप मॉक टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जल्दी से सब लोग थम्स अप कर दीजिएगा अगर आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। मॉक टेस्ट होगा क्वेश्चन पेपर का। देखते हैं कौन कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा आज के इस क्वेश्चन पेपर में। यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, जिसमें से चुने हुए क्वेश्चंस को लाया गया है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भाई। जल्दी से आ जाइए आप लोग स्क्रीन पे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन करने वाली, थम्स अप कर दीजिए अगर आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है। जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। तैयार पूरी तरीके से अपने आप को कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन है आज आपको सॉल्व करने हैं। टाइम भी यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगी, यानी कि पता चल जाएगा कौन कितने टाइम में क्वेश्चन का आंसर करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने देने जा रही हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 1, किसी तृतीय पक्ष के द्वारा हेरफेर से बचाव के लिए, टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। किसी तृतीय पक्ष के द्वारा हेरफेर से बचाव के लिए किसी नेटवर्क में संचरण के पूर्व डेटा विलगन को क्या कहा जाता है, या स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? सब लोग फटाफट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं टाइम दूंगी, बाकी अगले क्वेश्चन प्रॉपर 30 सेकेंड्स में कंप्लीट होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने। प्रीति का आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं यह सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 सही ऑप्शन है डी। डेटा विलगन संवेदनशील डेटा को बाधित या हटाने की अपरिवर्तनीय तकनीक है। डेटा विलगन जिसे हम स्क्रैम्बलिंग कहते हैं। कूटबद्धन यानी इंक्रिप्शन किसी थर्ड पार्टी के द्वारा हेरफेर से बचाव के लिए अंकगणितीय तकनीक का किसी नेटवर्क में संचरण के पूर्व डेटा विलगन करता है। जैसे कि आप देखते होंगे व्हाट्सएप आप यूज करते होंगे, तो व्हाट्सएप में आपके सामने आता होगा कई बार कि ये इनक्रिप्टेड है। ठीक है, इसमें जो मैसेजेस हैं वो इनक्रिप्टेड हैं, या कॉल्स हैं वो इनक्रिप्टेड है। ठीक है, तो वो क्या है, सुरक्षा के लिए होती है कि कहीं तो कोई भी थर्ड पार्टी उसका मिसयूज ना कर पाए आपकी इंफॉर्मेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। आज अपने क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि कितने क्वेश्चन आज आप सही कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने। भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य नवोन्मेषी अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन देना है, जो कि सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप और राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण और वैश्विक महत्व की हो? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेट का पेपर क्लियर हो जाने बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेट स्टेट लेवल का एग्जाम है और नेट आपका नेशनल लेवल का एग्जाम है। ये नेट की वैल्यू हमेशा ज्यादा ही रहती है, इसलिए सेट करें कोई बात नहीं। बट अगर आपको पीएचडी करनी है या आप चाहते हो कि हाँ भाई आगे हमें प्रमोशन मिलता रहे, तो नेट क्वालिफाई जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 2, स्पार्क, स्ट्राइड, इम्प्रेस और ऑप्शन नंबर डी स्टार्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्ट्राइड। भारत सरकार की STRDI स्ट्राइड का फुल फॉर्म स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी योजना का उद्देश्य नवोन्मेषी अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन देना है। अब ये जितनी भी चीजें हैं इन सबके फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, किसके किसके, स्पार्क के। ठीक है, स्ट्राइड ये जितनी भी योजना है, स्ट्राइड हो गई आपकी, इम्प्रेस हो गई और स्टार्स हो गई। ठीक है, तो ये जितनी भी है इस समय ये इनसे फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, तो याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, याद रखिएगा आज मॉक टेस्ट है क्वेश्चन पेपर का, उससे अंदाजा लग जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी है। तो क्वेश्चन का आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3,
चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 या चैनल 4। पहला नंबर पे चैनल जो आता है उसका क्या नाम है, दूसरे पे जो आता है उसका क्या नाम है, तीसरा चैनल, चौथा चैनल। टोटल मिला के कितने चैनल हैं, मैंने आपको करवाया भी है, ये 40 चैनल हैं, 40 डीटीएच चैनल हैं आपके। कौन सी सैटेलाइट पे चलते हैं, GSAT-15 सैटेलाइट पे चलते हैं, GSAT-15 पे 24/7 चलते हैं, 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन चलते हैं ये चैनल, ठीक है। कभी कभी इसमें पूछा भी जाता है कि कंटेंट जो प्रोवाइड होता है हर 4 घंटे में प्रोवाइड होता है और उसको रिपीट किया, हर 4 घंटे में उसको रिपीट भी किया जाता है। तो GSAT-15 हो गया आपका 24/7 हो गया, हर 4-5 घंटे में इसको रिपीट किया जाता है जो भी कार्यक्रम या जो भी कोर्स करवाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी चैनल 1 पर है वागीश, 2 पे है संस्कृति, 3 पे है प्रबोध, 4 पे है सारस्वत। ये तो हम लोगों को पता चल गया, बट क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वागीश चैनल किसके लिए है, कौन से सब्जेक्ट के लिए है, या संस्कृति चैनल पे क्या चीज पढ़ाई जाती है, चैनल 2 पे क्या पढ़ाया जाता है, प्रबोध चैनल में क्या पढ़ाया जाता है, कौन सा सब्जेक्ट, और सारस्वत चैनल पे कौन सा चैनल, कौन सा जो है यहाँ पर अगर हम बात करें कोर्स पढ़ाया जाता है। कौन बताना चाहेगा, जल्दी से आंसर करिए, अभी कंफर्म हो जाएगा भाई कितना कौन डीपली पढ़ाई कर रहा है। वागीश पे किसकी पढ़ाई होती है, ये 4 चैनल स्टार्टिंग के हैं, टोटल मिला के हैं 40, तो 40 में से कहीं से भी आ सकता है। ऐसे ही यूजीसी कौन कौन से चैनल प्रोवाइड करता है, जल्दी से आंसर करिए जिसको भी इसका आंसर पता हो। जो भी चैनल है इसके, राधे कृष्ण आशु, योग्यता, आंसर करते चलो। स्वयं प्रभा के 40 चैनल है, 40 चैनल में पहले नंबर पे है आपका वागीश, जिसमें कंटेंट कौन प्रोवाइड करता है, वागीश में सीईसी और यूजीसी। सीईसी और यूजीसी प्रोवाइड करता है, ह्यूमैनिटी की पढ़ाई कराई जाती है, ह्यूमैनिटी की और लिटरेचर की, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। 2 पे क्या आता है आपका, संस्कृति, उसमें भी ह्यूमैनिटी आती है लेकिन हिस्ट्री, कल्चर, फिलोसॉफी आता है इसमें, हिस्ट्री, कल्चर, फिलोसॉफी, ठीक है। अगर हमें फिलोसॉफी पढ़नी है तो कौन से चैनल पे जाएंगे, संस्कृति चैनल पे जाएंगे। 3 है हमारा प्रबोध, प्रबोध चैनल में सोशल बिहेवियर साइंस या सोशल साइंस से जुड़ा हुआ, प्रबोध हमारा किससे जुड़ा है, सोशल साइंस से जुड़ा हुआ है। अगर हमें सामाजिक विज्ञान पढ़ना है तो कौन से चैनल पे जाएंगे, ऐसे करके यूजीसी एनटीए पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम ऐसे ही सारस्वत चैनल, सारस्वत चैनल में सोशल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंतर्गत। चैनल 4 साइकोलॉजी, एजुकेशन, होम साइंस, होम साइंस पढ़ना है तो किस पे जाएंगे, सारस्वत पे जाएंगे। अगर एजुकेशन पढ़ना है तो किस पे जाएंगे, सारस्वत पे जाएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ चैनल नंबर या चैनल का नेम आएगा, यहाँ पर आपके चैनल नाम के साथ में जो भी इनके जो जिस सब्जेक्ट में इसको कराया जाता है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कंटेंट पूछ सकते हैं। डन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक विद्यार्थी को अनौपचारिक रूप से विहित विषय के अध्ययन में अवधारणाएं, सिद्धांतों के अवबोध, विश्लेषण और व्याख्या में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में अधिगमकर्ता के कौन से अभिलक्षण की जांच करना सबसे संगत होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो है टाइमिंग स्टार्ट हो रही है अब। आज मॉक टेस्ट है एक तरीके का, ये समझो आप लोग मॉक टेस्ट है जो आपका पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वहां से, क्योंकि यहाँ से 50% क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, रिवाइज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सबने पढ़ लिया, रीडिंग हैबिट बढ़ाइए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव,
तो सही आंसर, किसी सब्जेक्ट की बात हो रही है, स्टूडेंट फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एनालिसिस, इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल रिलेटिंग टू अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर्मली प्रिस्क्राइब। तो क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पढ़ाई के बारे में चर्चा हो रही है कि कोई चीज उसको समझ में नहीं आ रही है, तो उसके बारे में अगर हमें डीपली जानना है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उसकी किसकी जांच करेंगे, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। कोई चीज समझ में नहीं आ रही, समझ सीधा जुड़ा है हमारे संज्ञानात्मक विशेषताओं से। क्वेश्चन नंबर 5, किस शोध की रिपोर्टिंग में व्यक्तिगत और प्रासंगिक, टाइम स्टार्ट कर रही हूँ, प्रसंगनिष्ठ संदर्भ अनुमन्य है? द पर्सनलाइज्ड एंड contextualized reference are permissible in which type of reporting of a research? क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर याद करते रहिएगा कि मैंने कितने आंसर करेक्ट किए, ईमानदारी से, क्योंकि वो आप ही लोगों के लिए बेनिफिशियल है। उससे पता चल जाएगा कि हमें और कितना हार्ड वर्क अभी और करना है। जहां पे हम व्यक्तिगत की बात करते हैं, जहां हम प्रसंगनिष्ठ संदर्भ की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सही आ जाएगा एथनोग्राफिक रिसर्च। नृजातीय शोध की रिपोर्टिंग में व्यक्तिगत और प्रसंगनिष्ठ संदर्भ अनुमन्य है। नृजातीय शोध एक गहन शोध होता है जिसमें बिना किसी परिवर्तन के लोगों का या लोगों की संस्कृति का गहन अध्ययन किया जाता है। एथनोग्राफिक गुणात्मक शोध है या मात्रात्मक शोध है? स्टेटमेंट में हमेशा पूछा जाता है कि ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। कौन बताना चाहेगा? एथनोग्राफिक ये एक गुणात्मक शोध है, गुणों पे आधारित। क्वालिटेटिव गुणात्मक शोध, किसी के बारे में गहन जांच करना, ठीक है, तो वहां पर एथनोग्राफिक नृजातीय शोध। क्वेश्चन नंबर 6, अब ऐसा तो है नहीं है कि सारे क्वेश्चन थ्योरी होंगे, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी होंगे, कुछ मैथ्स के भी होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर करिए, इसके लिए मिलेगा 60 सेकेंड। एक नियत मूल धनराशि का 5% की वार्षिक ब्याज दर पर 2% के लिए निवेश किया जाता है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपए है, तो मूल राशि कितनी है? सॉल्व करके देखिए अगर कोई कर सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, उर्वशी का आंसर है बी। सही आंसर है बेटा डी। क्यों? यहाँ पर आपका रेट, यहाँ पर क्या बोला गया? 5% की वार्षिक ब्याज दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। 2 साल के लिए बात करी गई है, बिल्कुल सही बात है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 1 रुपए। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जब हम डिफरेंस को जानेंगे? पी यानी प्रिंसिपल रेट अपॉन 100, कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए। दोनों का अंतर है 1 रुपए का। और यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली सिर्फ इसको सॉल्व करना है। या तो डायरेक्टली 5 into 5 कर लो 2 सालों के लिए, या डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। सही आंसर निकलेगा 400 रुपए। ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो मैथ्स के क्वेश्चन है उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट होल्ड करिएगा जरा सा, आज थोड़ा नेटवर्क इशू है, यही हाल यहाँ पर हो रहा है मेरे साथ भी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसीलिए थोड़ा सा क्लास भी लेट हुई, इसी चलते। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब।
मुख्य आधार यानी मेजर प्रेमाइस, तीन तरीके का आपका प्रेमाइसेस, एक मेजर, माइनर और कंक्लूजन, ये तीन तरीके का हो गया, एक मेजर, माइनर और फिर कंक्लूजन। पहले में है कि कोई भी वर्ग आयताकार नहीं है, दूसरे में है सभी आयत वृत्त होते हैं, कुछ वृत्त वर्ग नहीं है, इसमें आधार वाक्य का क्या विन्यास है, यानी फिगर बताना है आपको। मूड एंड फिगर वाला आपने सॉल्व किया था, मूड एंड फिगर। क्या आंसर होगा? पहला, जहां पे कोई भी लगा है, नो स्क्वायर, नो का मतलब है हमारा ए ई, ई मतलब निगेटिव में चला गया यानी ई, ऑल लगा है यानी ए, फिर क्या है, सम आर नॉट स्क्वायर, सम नॉट लगा है, ए ई आई ओ, तो यहां पर आपके सामने क्या बनेगा, ई ए ओ। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। मान लीजिए क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे? कितने लोग, जल्दी से थम्स अप कर लीजिए, कितने लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इन केस अगर मूड ऑफ द अबव प्रोपोजिशन पूछा जाए? यहां पर मूड पूछा जा रहा है, मूड बता लेंगे। सेम चीज मैंने फिगर भी बताई हुई है, फिगर भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सही है, आप सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 8, डी ब्रीफिंग। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। डीब्रीफिंग में भागीदारों को अनुसंधान के उद्देश्य बताना शामिल है। भागीदारों की डीब्रीफिंग अध्ययन के आरंभ में होती है। डीब्रीफिंग क्या होगा? डीब्रीफिंग किसी चीज को हमें पूरी तरीके से किसी को ना बताना, जब वो रिसर्च में आ जाती है तो उसे क्या कहेंगे? हम डीब्रीफिंग कहेंगे। मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, हम किस चीज पे रिसर्च करने जा रहे हैं, पूरा ना बताना, डीब्रीफिंग। ऐसे ही हाफ ब्लाइंड स्टडी, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, पहला सही और दूसरा गलत। डीब्रीफिंग में भागीदारों को अनुसंधान के उद्देश्य बताना शामिल है। भागीदारों की डीब्रीफिंग अध्ययन के आरंभ में होती है, ये गलत है। डीब्रीफिंग एक अध्ययन या जांच के विवरण के बाद भागीदारी पूरी होने के बाद एक संरचित प्रक्रिया है जो कि कार्रवाइयों की समीक्षा करती है। प्रयोग के बाद उद्देश्य का खुलासा किसी भी तरीके के हुए नुकसान को ठीक कर देता है, यानी हमने जिस चीज पर रिसर्च किया, शोध किया, उसके बाद में बता दिया गया कि आखिर ये किसकी वजह से क्या हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9, राखी रिफ्रेश करो, बाकी सबको क्लियर दिख रहा है? कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से भी प्रॉपर आपको नहीं दिखाई दे सकता, या डेटा खत्म हो जाता है तब भी प्रॉपर नहीं दिखता है, तो चेक करो रीजन क्या आ रहा है। सैटेलाइट संचार किसके माध्यम से कार्य करता है? करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर जो है, इसके माध्यम से सैटेलाइट संचार जो है कार्य करता है। यह रेडियो तरंगों का प्रयोग करके सिग्नल भेजता है, ट्रांसपोंडर के उपयोग के साथ सिग्नल प्राप्त करता है जो कि एक एकीकृत रिसीवर है और वीडियो सिग्नल का ट्रांसमीटर करता है, ट्रांसपोंडर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन को रीड करिए, आंसर करिए। शहरी क्षेत्रों में प्रकाश रासायनिक यानी फोटोकेमिकल स्मॉग की विद्यमानता के निम्नलिखित परिणाम है, यानी फोटोकेमिकल स्मॉग से क्या क्या चीजें होती हैं? जैसा कि आप जानते हो, धुंध होती है, सीधी सी बात समझो, स्मोक यानी धुंध होना।
जब धुंध होगी तो प्रॉपर चीजें नहीं दिखाई देंगी, और जब चीजें दिखाई नहीं देंगी प्रॉपर तरीके से तो क्या होगा वहां पे? क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5, यानी श्वास संबंधी प्रभाव। भाई धूल होगी तो क्या होगा? सांस नहीं ली जाएगी प्रॉपर, आंखों में जलन होगी, नाक और गले में जलन होगी, और दृश्यता में भी कमी होगी। धूम कोहरा, जैसे आप लोग देखते हो कि जब सर्दियां आती हैं या मान लीजिए ये आपका ठंड का टाइम स्टार्ट होता है तो बहुत सारी धुंध सी आनी शुरू हो जाती है ना, जो हम लोग कहते हैं प्रदूषण की वजह से है, तो ये वही चीज है। इसके लिए कौन कौन सी चीज सहायक है, यानी प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के लिए क्या चीज जरूरी है? तो वो है ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलिन, फॉर्मल्डिहाइड, पेरिक्साइल नाइट्रेट। पेन का फुल फॉर्म हमेशा आता है। इससे गले का शुष्क, छाती में दर्द, खांसी, श्वास अवरोध, सर दर्द, ये सब आता है। एक चीज और इस बार के एग्जाम में देखी गई है, वो क्या है कि डिसीज पूछी गई है, और डिसीज के सामने उसका जो रिजल्ट है, यानी किस चीज से कौन सी डिसीज है या इस प्रदूषक से कौन सी डिसीज होती है, ये चीज आती है एग्जाम में। ठीक है, इस बार आई है 18 जून वाले में। क्वेश्चन नंबर 11, हेफा किसका संक्षिप्त है? हेफा, अगर हम बात करें इसका फुल फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 11, वहां पे आपको पता है सिर्फ 3 ही घंटे मिलने हैं। 3 घंटे का मतलब है आपको पेपर 1 भी उसी में कंप्लीट करना है और पेपर 2 भी उसी में कंप्लीट करना है। और सिर्फ इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेंथी क्वेश्चंस भी होंगे, तो अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी, यानी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। भारत के प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए भारत सरकार और केनरा बैंक का संयुक्त उद्यम है। क्वेश्चन नंबर 12, बता सकते हैं कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है ये वाला? इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट, प्रेस्टीज इफेक्ट, एस्थेटिक इफेक्ट, रिस्पाइट इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर, जल्दी से देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, यानी इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट क्या चीज होती है? कंपेटेंस टू डील विद अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, व्यवहारिक समस्या निपटने का सामर्थ्य, प्रतिष्ठा प्रभाव, प्रेस्टीज इफेक्ट, आत्म अनुमोदन यानी इंक्रीज इन सेल्फ अप्रूवल, प्रेस्टीज जो कि आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ी है, एस्थेटिक जिसको हम सौंदर्य शास्त्र कह सकते हैं, कला एवं साहित्य के निर्देशों का अनुभव, और रिस्पाइट इफेक्ट में क्या आएगा? सुखद विकर्षण। ये आपके अलग अलग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है कि बताइए रिस्पाइट इफेक्ट क्या है, एस्थेटिक इफेक्ट क्या है, कम्युनिकेशन का है ये। ठीक है, कम्युनिकेशन के इफेक्ट है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13, जय हिंद भारती, आंसर करो बेटा यहाँ पे। जो भी इंस्टाग्राम के थ्रेड में है वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो थ्रेड है ना इस पर भी मैं चीजें अपडेट कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो जिसको भी, जिसके पास भी इंस्टाग्राम से रिलेटेड जो थ्रेड है, एप्लीकेशन है,
अगर वो जुड़े हैं तो इसमें जरूर जुड़ जाए। कोई बात नहीं राखी, ठीक है, मे बी नेटवर्क इशू हो सकता है बेटा, इस वजह से होगा, डोंट वरी, आप कल देख सकते हो, बाकी पीडीएफ तो पढ़ ही लेना। 13 का सही आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आता है ऑब्जर्वेशन, कंसेप्चुअलाइजेशन, थ्योराइजिंग, डिड्यूस consequences एंड मेथड टू वेरीफाई दैट। वैज्ञानिक अनुसंधान का सही क्रम, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिफ्लेक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 14, dynamics of good classroom communication involve। अच्छी कक्षा के संप्रेषण की गतिशीलता में इनमें से कौन सी चीज शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर है सी, यानी बी, सी और ई। मोटिवेशन, प्रस्तुत किया जाने वाला तथ्य, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ऑप्शन नंबर ई पार्टिसिपेशन। ये तीन चीजें अच्छे कक्षा संप्रेषण की गतिशीलता में, उदासीनता होगी, आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, कुछ होगी ही नहीं, एक्टिव क्लास मानी ही नहीं जाएगी। किसी चीज की विशिष्टता होगी तो भी नहीं, जेंडर विचार होंगे, जेंडर इक्वालिटी पे हम काम कर रहे हैं तो जेंडर व्यू जहां पर आ जाएगा वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। जबकि क्लासरूम, गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन की गतिशीलता यानी डायनेमिक अप्रोच के लिए जरूरी है, ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए एग्जाम आ रहा है, डेली बेसिस पे मैं मॉक टेस्ट करने वाली हूं आप सभी के लिए, तो क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और आंसर करते जाएं। ऐसे हेत्वाभास जिसमें कि प्रतिवादी की स्थिति को वास्तव में युक्ति संगत से अधिक अतिशय या अयुक्ति संगत के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉमैन। अनुमान करते समय, अनुमान लगाते हैं ना, जब खेत में भी हम लोग क्या कहते हैं ना कि पक्षियों को डराने के लिए स्ट्रॉमैन, है ना, ये लगा देते हैं, पुतला लगा देते हैं, एक्चुअली वो होता है या नहीं होता है, पक्षी उससे भागे या नहीं भागे उससे मतलब नहीं होता, लेकिन लगा दिया जाता है जिससे कि ये आभास हो कि हाँ वहां पे इंसान खड़ा है। वही चीज है यहाँ पर भी, अनुमान करते समय जब हेतु वास्तव में हेतु नहीं होता है, उसके जैसा प्रतीत होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हेत्वाभास, अतिशय या अयुक्ति संगत के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसे हेत्वाभास जिसमें प्रतिवादी की स्थिति को वास्तव में युक्ति संगत से अधिक अतिशय या अयुक्ति संगत दर्शाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉ मैन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, कितने टर्म्स होते हैं, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, टर्म्स कितने हैं आपके तर्क शास्त्र में, और उसके अलावा प्रिपोजिशन कितने हैं। ये क्वेश्चन तो समझो पेट है, यानी कि एकदम मतलब पूछना ही पूछना है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 16, तीन टर्म्स, गॉस, वेरी गुड जॉब, तीन टर्म्स होते हैं और प्रपोजिशन कितनी होती है, 5, PHUUM। अब क्या लिखा है कि पक्ष अनुमान की प्रक्रिया में किस पद से संबंधित है। The term paksh, according to classical Indian school of logic, refers to which of the following terms in the process of inference? क्वेश्चन नंबर 6, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइनर टर्म। वृहद, लघु, मध्य, तीन तरीके के टर्म्स होते हैं, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म। वृहद, लघु, मध्य के इन तीनों पदों के भिन्न भिन्न नाम है। निष्कर्ष के विधेय को मेजर टर्म, उद्देश्य को लघु पद,
और वह पद जो केवल दोनों आधार वाक्यों में आता है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म जो मध्य आपका टर्म है वो दोनों में ही आता है, प्रीमाइस 1 में भी आता है, प्रीमाइस 2 में भी आता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए, जैसे समस्त मानव विचारशील है, ये क्या हो गया मेजर टर्म। राम मानव है, राम विचारशील है, ये मिडिल टर्म। माइनर टर्म हो गया राम मानव है। विचारशील बृहद पद है, राम लघु पद है, मानव मध्यवर्ती पद है। तो पक्ष अनुमान की प्रक्रिया किससे संबंधित है? लघु पद से संबंधित है। साध्या मेजर टर्म, हेतु माइनर टर्म। वेरी गुड विशाल। ठीक है, 3 टर्म्स है और आपके 5 प्रपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 70। हम लोग जब भी क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन में फिगर निकालते हैं तो किससे निकालते हैं? मिडिल टर्म से निकालते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है। किस प्रमाण के संबंध में सविकल्पक निर्विकल्पक के बीच अंतर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में सविकल्पक निर्विकल्पक के बीच में अंतर किया जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान 6 प्रकार का होता है। कौन सा? चक्षु यानी कि जो आंखों से दिखता है, श्रवण जो हम सुनते हैं, स्पर्श मतलब डायरेक्ट परसेप्शन जो हो गए, टच करना, रसायन, घ्राणज यानी कि जो जीभ से टेस्ट करते हैं, मानव प्रत्यक्ष, ये सारे क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रकार हैं। न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान 2 प्रकार का होता है। प्राचीन न्यायिकों के अनुसार, नव न्यायिकों के अनुसार। प्राचीन के अनुसार निर्विकल्प और सविकल्प प्रत्यक्ष होता है। जो ज्ञान विकल्प के बिना होता है उसे हम निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। विकल्प द्रव्य जाति गुण क्रिया यह ज्ञान प्राप्त करने की प्रारंभिक या प्राथमिक अवस्था होती है। सविकल्प जब हमें विकल्प मिलता है, ज्ञान के साथ विकल्प, उसे हम क्या कहेंगे? सविकल्प। निर्विकल्प प्रत्यक्ष के अनिश्चित ज्ञान से सविकल्पक प्रत्यक्ष का निश्चित ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 18। ये देख के डरिएगा नहीं क्योंकि क्या है, ये मैचिंग है। यहां पर विद्वान, डिजी लॉकर, साक्षात और शोध गंगा दिया गया है। आपको इसकी मैचिंग बतानी है। सही आंसर। एग्जाम तो देखिए अभी क्या है ना कि 12 तारीख को याचिका पे सुनवाई होनी है। अब एग्जैक्ट उसमें क्या होगा वो तो उसी दिन पता चलेगा, बट अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं वो यही है कि आपका एग्जाम होगा। री एग्जाम की अगर हम बात करें, 2 एग्जाम और थे जो कि यूजीसी नेट के साथ ही थे। एक आपका एनसीटीई का एग्जाम और एक सीएसआईआर नेट का, वो हो गए हैं। तो अब मुझे नहीं लगता है कि एनटीए पीछे हटने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही गवर्नमेंट की सुनता है, तो पता नहीं, अब देखो बाकी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर किया है आशु ने बी, ललिता ने डी, तो सही आंसर है बी आंसर। विद्वान क्या चीज होती है? विद्वान है जहां पे हम जो लीडिंग साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, उनका डेटा रखते हैं। डिजी लॉकर क्या चीज है? डिजी लॉकर जो दस्तावेज प्रमाण है उनको जारी करने, सत्यापन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा हम बात करें साक्षात, साक्षात्कार क्या है आपका? अधिगम को साध्य बनाने के लिए शैक्षिक पोर्टल, और शोध गंगा संपूर्ण मूल शोध प्रबंध, ई बुक्स और जर्नल्स का भंडार। क्वेश्चन नंबर 90। अब यहाँ पर जो समझदार बच्चे होंगे वो सारे के सारे इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जरूर, अगर नहीं आते हैं तो। क्यों? क्योंकि भाई एग्जाम में तो यहां से भी ऑप्शन आ सकता है। कौन सा लोगों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करने वाली निर्णय समर्थन तंत्र है? डिजी लॉकर से बनाया है। मैचिंग की सबसे अच्छी चीज यही होती है कि अगर आपको 1 से 2 ऑप्शन भी करेक्ट पता है तो पूरी मैचिंग बन जाएगी। और एग्जाम में भी ये चीज का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन इजी लग रहे हैं ना उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना, और जो टफ लग रहे हैं उनको लास्ट में सॉल्व करना, चाहे डीआई ही क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 19। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारांश।
सारांश भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा शुरू किया गया वेब पोर्टल है जिसका उद्देश्य स्कूलों में सूचना संचार टेक्निक को बढ़ावा देना है और ये कब आया था 7 नवंबर 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन को रीड करिए। कौन सा एक गैर सांविधिक निकाय है, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, इनमें से कौन सा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेक, यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। नेक कब आया था? 1994 में। राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद नेक एक गैर सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय है। राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बैंगलोर में है। स्थापना कब हुई थी? 1994 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन चाहिए? जल्दी से कमेंट करके भी बता देना भाई। किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को न्याय और तर्कशास्त्र में उच्च और विशिष्ट अध्ययनों के मुख्य केंद्र के रूप में भी जाना जाता है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिथिला यूनिवर्सिटी। मिथिला को जो माना जाता है न्याय और तर्कशास्त्र में उच्च माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। प्रत्येक कक्षा के अंत में जो लघु सारांश होता है उसको क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्बल साइन पोस्टिंग, भाषाई संकेत चिन्हांकन। प्रत्येक कक्षा के अंत में लघु सारांश को भाषाई संकेत कहा जाता है। भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। ये ध्वनि प्रतीक भाषाई संकेत होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको लगेगा आउट ऑफ सिलेबस है, तो जरा ध्यान से सॉल्व करिएगा क्योंकि वो करंट अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। किस चरण में शोध नैतिकता का मामला प्रासंगिक हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सी एंड डी। शोध प्रक्रिया के परिकल्पना परीक्षण और पद्धत विश्लेषण और व्याख्या चरण में शोध नैतिकता का मामला प्रासंगिक हो जाता है कि हमारी जो हमने हाइपोथेसिस ली है वो सही है या नहीं, टेस्ट सही कर रहे हैं कि नहीं। और डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के टाइम पे शोध प्रक्रिया में क्या क्या चरण है? समस्या का चुनाव, साहित्य समीक्षा, उद्देश्य, परिकल्पना, शोध विधि, डिजाइन।
ये सारी चीजें आती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो है हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करना, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी आती है, और शोध नैतिकता इसी से ही संबंधित हो सकता है। इसी में ही आ रहा है प्लेगरिज्म। देखो, जो आपका दिसंबर का बैच है वो भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ। दिसंबर 2024 का थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी 15 अगस्त तक का मैंने टाइम दिया है। 15 अगस्त तक आप लोग जो भी चाहें 299 का जो मेंबरशिप है वो ले लीजिए, जिससे कि जो क्लासेस है ना वो आप स्मूथली कर पाओ और सारा कंटेंट भी मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊं। तो 15 अगस्त तक की टाइम है, मैं आपको 16 अगस्त से स्टार्ट कर दूंगी थ्योरी क्लासेस। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी मेंबरशिप नहीं ली है, डायरेक्टली या तो हमसे व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, या डायरेक्ट यूट्यूब चैनल से भी ले सकते हैं। 23 के बाद 24 क्वेश्चन नंबर तो शुरू से ही पढ़ाया जाएगा, नए तरीके से इसमें पढ़ाया जाएगा। बाकी ये तो रिवीजन है। किस प्रमाण के संदर्भ में लौकिक अलौकिक के मध्य अंतर ज्ञात किया जाता है? थैंक यू गॉस। लौकिक अलौकिक के मध्य में, लौकिक क्या हो गया? जो समाज में हम लोग रह रहे हैं। अलौकिक कहते हैं ना, परमात्मा अलौकिक है, जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, उसके बीच का जो अंतर है उसे हम क्या कहते हैं? सही आंसर है सी, प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रमाण कितने प्रकार के माने जाते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। वैसे तो 5 माने जाते हैं, लेकिन गौतम ने 4 प्रकार के माने हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति के 3 आधार हैं। इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के संबंध, इंद्रिय संबंध से उत्पन्न ज्ञान। प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रत्यक्ष ज्ञान 6 प्रकार से होता है, जैसा कि अभी आपको बताया था। तो प्रत्यक्ष ऐसा है जो इन दोनों के बीच में अंतर पैदा करता है। 25 क्वेश्चन नंबर, क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन का एक क्वेश्चन, कि सभी छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की, इसमें कौन सा दृष्टांत है? यूजीसी का एग्जाम कितने टाइम तक दे सकते हैं? तो अगर मैं बात करूं, देखिए जेआरएफ के लिए एज लिमिट होती है, इसके लिए एज लिमिट होती है, और आगे आने वाले टाइम में जैसा कि मुझे मतलब इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तो जेआरएफ की एज लिमिट 35 साल होने वाली है आने वाले टाइम में। अभी कितनी है? 30 साल है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ आप लोगों के लिए है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक के लिए प्लीज आप लोग शेयर मत करिएगा किसी से। जेआरएफ की 35 साल एज होने वाली है। दूसरी चीज है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी यहाँ पे एज लिमिट नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, आने वाले टाइम में जो अभी निगेटिव मार्किंग नहीं है वो भी हो सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो क्योंकि जब तक ऑफिशियल नहीं आता तब तक के लिए कोशिश करिएगा, जो चीज अभी है उसको ही क्रैक कर लो। क्या कहा? सभी छात्र, सभी का मतलब है हमारा ए। ऑल लगा है तो यानी क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन, यूनिवर्सल पॉजिटिव ए। फ्यू स्टूडेंट नॉट, जहां पर भी फ्यू लिखा है वहां पे हो जाएगा पर्टिकुलर पॉजिटिव, लेकिन फ्यू के साथ नॉट लगा है या सम के साथ नॉट लगा है, तो नॉट जहां पर भी फ्यू या सम के साथ लग जाए वहां पे क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर निगेटिव। तो यहां सेंटेंस बन रहा है हमारा ए का और हमारा ओ का, यानी पर्टिकुलर निगेटिव का। तो हमारा कैसा संबंध होगा? कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध होगा, यानी कि विरोधाभास। 25 ऑप्शन नंबर ए विरोधाभास संबंध होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, www जावा रैम रोम।
क्वेश्चन नंबर 26, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही है भाई, इसका तो किसी ने गलत दिया ही नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब जावा प्रोग्रामिंग भाषा है, रैम परिवर्तनशील है और रोम गैर परिवर्तनशील है। 27 क्वेश्चन नंबर। अब जो कॉपी पेंसिल लेके बैठते हैं हमारी क्लास में वो तो फटाफट कर लेंगे, बाकी तुक्का लगाएंगे, आई नो। ऐसे क्वेश्चन तो 100% सही होने चाहिए। बिल्कुल छोटी, इसीलिए तो मैंने इस बारी 299 का, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, 299 सिर्फ आपको वन टाइम पेमेंट करना है, वन टाइम। ये किस लिए है, जिससे कि बहुत सारे बच्चे फ्री कंटेंट की वजह से ना तो लाइव क्लास लेते हैं, जो उनको पीडीएफ दो वो भी नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ ये रखी है। वरना आप भी जानते हो कि बाकी अगर कहीं आप बैचेस लेने जाओगे तो वो बैचेस आपको 2000 से नीचे नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पर ये जो मिनिमल सिर्फ 299 की बात है ना, सिर्फ इसलिए कि जो भी क्लास हो उसमें आप लोग आएंगे, क्योंकि कहते हैं ना 1 रुपया लगा होता है तो उसकी वैल्यू होती है। सिर्फ इसलिए ये वन टाइम पेमेंट है, दिसंबर तक आपको कुछ नहीं देना इसके अलावा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। यहाँ पर टूअर को लिखा है 4156, स्क्रू को लिखा है 73698, टीयर को 4926। तो स्वेटर शब्द को इन्हीं में से बना के लिखना है। हर एक का अल्फाबेट है, एस का मतलब 7, टी का मतलब 4। तो यही जो अल्फाबेटिकल जो नंबर दिए गए हैं उसी के आधार पर आपको आंसर निकालना था। सही आंसर डी। 28 नहीं है डायरेक्टली यहाँ पर। अब मिलेंगे कल आपसे, कल की क्लास के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेके, चाहे वो आपके पीवाईक्यू हो चाहे एमसीक्यू हो। तो गाइस मेरे ख्याल से 299 कुछ ज्यादा नहीं है। दिसंबर तक के बैच के लिए ये कंप्लीट होगा पैकेज। इसमें यहाँ पर क्लासेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, मॉक टेस्ट, डेली क्विज। और ये मत सोचिए कि अभी री एग्जाम का क्या करें, तो भैया री एग्जाम भी इसी में इंक्लूडेड है। तो ये सिर्फ 299 में सिर्फ इसलिए ले रही हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लास की वैल्यू, और जो मेहनत कर रहे हैं, जो टेलीग्राम पर भी चक्ष निवेदिता जो मेहनत कर रही है, एटलीस्ट आपको उनको भी वैल्यू मिल सके। तो इसलिए ही आप सबसे रिक्वेस्ट है, 299 कुछ नहीं है भाई। एक महीने में एक पिज्जा भी 300 से ज्यादा का आता है। महीने में एक बार ये सोच लो कि हमने पिज्जा खा लिया, ठीक है ना। तो ये मेंबरशिप ले लो जल्दी से। बाकी किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो डिटेल है आप टेलीग्राम से भी ले सकते हो, व्हाट्सएप से भी ले सकते हो, या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पर भी अपनी जो भी इशू है वो लिख सकते हो। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।